डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो सबसे पहले है वो है हमारा टीथ। हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ, बहुत हार्ड और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर में बने होते हैं, उससे बने होते हैं। फिर वो किस लिए काम करते हैं, क्या काम करते हैं भाई तुम लोगों के टीथ? सबके पास है ना अपने अपने, या किसी के पास कमी है? अगर है तो यार डेंटिस्ट के पास जाके लगवा सकते हो। ये क्या करते हैं, बाइटिंग में काटने का काम करते हैं? अच्छा चलो, सबके पास है, कुछ तो काम करते हैं सबके। बाइटिंग, टीयरिंग, चूइंग, और एक तरीके से ना हमारी स्पीच में भी हेल्प करते हैं, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर। अब यार तुम लोग ना ये देखो, अगर जिनके दांत नहीं होते उनको थोड़ा सा ना बोलने में परेशानी होती है, मतलब बोलते तो सही है बट आपको कभी कभी वो होता है ना, आपका जो अंदर माउथ का एयर होता है वो एक तरीके से टीथ भी थोड़ा सा उसको सही से बताने में और लाइक आपकी स्पीच को बेटर करने में काम आते हैं। आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो टीथ के साथ और बिना टीथ के एक बार देखो, करो, कोशिश करो टीथ के ऊपर अपने जो लिप्स है वो लेकर आओ और ऐसे सोचो कि हमारे टीथ नहीं है, कैसे लगोगे? बोल के देखो फेशियल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं दांत ज़रूरी है, थोड़ा सा चेहरे की सुंदरता और निखार के लिए दांत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ब्रश किया करो। अब हमारे जो टीथ हैं वो 4 कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, 4 मेन टाइप के टीथ्स हैं हमारे यहाँ, हमारे माउथ में। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये सबको पता है। इंसीजर्स हमारे फ्रंट में होते हैं, उन फ्लैट और चिजल शेप्ड के कह सकते हो, बाइटिंग और कटिंग में काम करते हैं। कैनाइन्स जो हैं हमारे इंसीजर्स के बिल्कुल पास में होते हैं, जो इंसीजर्स बोलते हैं ना, वो जो फ्रंट के टीथ हैं उनके जस्ट साइड में कैनाइन्स होते हैं। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इनका काम क्या होता है, शार्प होते हैं, किसी को टीयरिंग या ग्रास्प करने में काम आते हैं, फूड को। सॉरी, प्रीमोलर्स जो है वो कैनाइन्स के पास में होते हैं, 4 होते हैं हर जॉ में, मतलब ईच और जॉ 4 होते हैं। सॉरी, फंक्शन वही है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने का। और हमारे मोलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके मोलर्स नहीं है तो उनको परेशानी हो सकती है। ये हमारे माउथ के पीछे होते हैं, लाइक माउथ के बैक में होते हैं, माउथ के पीछे नहीं होते, माउथ में ही होते हैं लेकिन बैक में होते हैं। ठीक है, और इसमें 6 होते हैं। 6 में अगर आप विजडम टूथ इंक्लूड कर दो, अपने विजडम टीथ इंक्लूड कर दो ना। विजडम टीथ को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उनको, अक्ल दाढ़ बोलते हैं ना, अकल आ जाती है उस टाइम। हाँ, तो उसमें वो भी इंक्लूड हैं हमारे मोलर्स में। अब फंक्शन क्या है, ये तो एक तो लार्ज और फ्लैट होते हैं, लार्जर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा मोलर्स का होता है। फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में इनका ही एक रोल होता है, काम होता है, कुछ हार्ड चीज़ है उसको भी यूज़ करने में। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे टूथ का स्ट्रक्चर क्राउन होता है, गम लाइन के ऊपर होता है डायरेक्टली, जो किससे कवर होता है, हमारे एनेमल से। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है टूथ को डिके होने से और उन सब के लिए, तो हमारा क्राउन होता है। फिर रूट्स आती हैं, रूट्स ना थोड़ा सा हमारे जॉ बोन के अंदर होती हैं, एम्बेडेड रहती हैं, जो दिखती नहीं है। ठीक है, अब देखो रूट कैनाल भी कराते हैं बहुत लोग, तो उनका यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फिर है एनेमल, जो हमारा एक तरीके से टूथ के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, वहाँ दिखता रहता है आपको, जो एक मिनरलाइज सब्सटेंस है हमारा, जिसको हम क्या प्राइमरली बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, वो हमारा टूथ डिके से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेंसिटिविटी, टेम्परेचर, प्रेशर से बचाता है हमको, हमारे दांत बचाते हैं, एनिमल बचाता है इन सब से। डेंटिन हमारा कैल्सिफाइड टिश्यू है, जो हमारे टूथ स्ट्रक्चर के एक तरीके से नीचे होता है, एनेमल के नीचे। ठीक है, हमारा पल्प है, सॉफ्ट और इनर मोस्ट जो टूथ का है, वहाँ पे हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, तो यहाँ तक रूट कैनाल जो RCT होती है ना वो पहुँच जाता है। फिर आता है सीमेंटियम, एक बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो कवर करता है हमारी रूट को, टूथ की रूट को कवर करता है सीमेंटियम। फिर अब आप देखोगे ये सब तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, टूथ के पार्ट्स क्या है। अब हमारे आते हैं डेंट्रीफ्राइसिस। ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं ये जो हमारे टूथब्रश को, मतलब एक तरीके से टूथब्रश पे लगा के आप अपने टीथ को क्लीन कर सकते हो या पॉलिश कर सकते हो। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो डेंट्रीफाइसिस को कि पेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट पे लगा के तो उससे ही साफ करोगे, ऐसा तो है नहीं टूथब्रश से ही रगड़ दोगे अपने दांत, नहीं ना। तो डेंट्रीफाइसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक तरीके से डेंटल प्लेक को रिमूव कराते हैं, फूड जो बचा कुचा दांतों में फंसा रह जाता है उसको में हेल्प करते हैं कि हटा दो भाई, स्टेन्स हटाते हैं, हमारा ना एक तरीके से टूथ डिके
और गम डिजीज़ के प्रोटेक्शन में भी काम आते हैं। फॉर्म्स, किस किस फॉर्म्स में हमारे डेंटिफ्राइसिस प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसका कॉमन फॉर्म है हमारा टूथपेस्ट, जो हम रोज़ सुबह यूज़ करते हैं, रोज़ सुबह शाम। आप कितने टाइम यूज़ करते हो सब लोग? एक बार। बेड टी तो नहीं लेता है कोई? बेड टी लेते हो? नहीं ना, लेते हो, चलो कोई बात नहीं। अगर लेते हो तो एक बार ना तुम रात में भी किया करो, फिर भूलना मत गलती से भी। टूथ पाउडर्स एंड जेल्स, ये हमारा अल्टरनेटिव लाइक एक तरीके से फॉर्म है जो सिमिलर पर्पस के लिए यूज़ होता है, बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। टूथ पाउडर्स वो आता है ना, लाइक हम बहुत सारे पाउडर्स फॉर्म में आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है, अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखोगे, आप अपने टीथ्स का ध्यान नहीं रखोगे, तो क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज हो जाता है। वो जो होता है ना कि दांत में कीड़ा लग जाना और वो सब, वो ये होता है। ये हमारा टूथ डिके होता है या कैविटीज़ हो जाती हैं जब हमारे टूथ में, तब होता है ये। इसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है। ये हमारी क्रोनिक डिजीज़ है, जिससे कि हमारा जो टूथ है उसका इंट्रैक्शन किसके साथ हो जाता है, बैक्टीरिया के साथ, तब हो सकता है। या कार्बोहाइड्रेट या टूथ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर देता है हमारी डेंटल कैरीज। अब प्रेवलेंस क्या है हमारा, ये हमारा एक तरीके से बहुत कॉमन हेल्थ इशू हो गया है आज के टाइम पे। बहुत कॉमन है कैविटीज़ होना या टूथ डिके होना, नॉर्मल जो हम कैरीज बोलते हैं, तो वो एक सब एजेस में देखा गया है। तो इसलिए क्या है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी ओरल है लाइक हाइजीन पे, एक तरीके से माउथ हाइजीन पे। प्रोसेस ऑफ डेंटल कैरीज, अब डेंटल कैरीज होते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है। एक तो बैक्टीरियल एक्शन हुआ, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे माउथ में जाकर मेटाबोलाइज हो जाएगा। मतलब देख रहे हो, इसको कहीं जगह ही नहीं मिली तो हमारे मुंह में जाके ही बैठ गया ये। ठीक है, बैठ गया, क्या करेगा, और इसका डाइट्री क्या है, कार्बोहाइड्रेट, या एक तरीके से बोलो पर्टिकुलरली शुगर पे चलता है ये। भाई साहब को शुगर खानी है तो इसको ना क्या करना है, इसको शुगर खानी है तो क्या कर रहा है, माउथ में जाके ही बैठ जाता है। बैक्टीरियल एक्शन ऐसे शुरू होता है। ठीक है, इस एक्शन शुरू होगा, फिर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, इसका मेटाबोलाइज हो जाएगा, फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा बाई प्रोडक्ट की तरह। मतलब भाई को कहीं जगह ही नहीं मिली तो माउथ में बैठ के मेटाबोलाइज हो रहा है कि हम डेंटल कैरीज करेंगे। शुगर, इसलिए शुगर बोलता है ना, मीठी चीज़ें मत खाओ कैविटीज़ हो जाएंगी, चॉकलेट मत खाओ कैविटीज़ हो जाएंगी। कुछ लोगों के बिना मीठा खाए ही कैविटीज़ हो जाती हैं। वो बेचारे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं कुछ ऐसे फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, वहीं से ले लेगा कि अच्छा ठीक है शुगर नहीं ले रहे हो तो मैं कार्बोहाइड्रेट से ही घर चला लूँगा अपना तुम्हारे माउथ में। फिर डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा एसिड है वो डिजॉल्व हो जाता है मिनरल्स में, टूथ इनेमल में। ठीक है, हमारा एसिड डिजॉल्व होगा, मिनरल्स जो हैं टूथ एनिमल में वो कर देगा डिजॉल्व, वहाँ डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। वहाँ पे छोटे छोटे लेजन्स हो जाएंगे, वूंड्स हो सकते हैं, या फिर आप बोले एक तरीके से वो भी रीज़न है हमारे डेंटल कैरीज का, कैविटीज़ का। प्रोग्रेशन क्या होगा, अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराओगे, अब प्रॉपरली इसको आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे ट्रीट कराने, तो क्या होगा, आपका डिके इतना एडवांस हो जाएगा, वो आपके धीरे धीरे करते करते एनामल तक पहुँच जाएगा, मतलब जो एनामल तक, रूट्स तक, तो वो आपको ही दर्द देगा। ये ऐसा दर्द है जो संभाले नहीं संभलता, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। और इवेंचुअली अगर देखा जाए ये पल्प तक पहुंच जाए, जहां हमारी नर्व्स होती हैं वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एनामल के नीचे जाते जाते अगर ये पल्प तक पहुंच गया तो टूथ एक होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, और हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, आपका एक लॉस हो सकता है, किसका, टूथ का। ठीक है, प्रोग्रेशन इतना बढ़ जाएगा कैरीज का। तो ये सब होते हैं। आपको क्या फैक्टर्स हैं जो डेंटल कैरीज में इफेक्ट करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो, बिना कंट्रीब्यूशन के तो ये अपने आप आएगा नहीं, इसको कंट्रीब्यूशन करके बुलाना पड़ेगा। एक है हमारा, पहला है ओरल हाइजीन। अगर आपकी ओरल हाइजीन बहुत पुअर है, आप ब्रशिंग नहीं करते हो, फ्लॉसिंग नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपके ना प्लेग एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और हमारा डीके के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी डाइट, हमारी ऐसी डाइट है जहाँ पे हम एसिडिक फूड ले रहे हैं या शुगरी फूड्स लेते हैं, वो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और टूथ को डीमिनरलाइज करते हैं, जिससे हमारा टीथ धीरे धीरे डिके या ख़राब होने लगता है। फिर सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हमारे एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अगर इसमें एड्स हो जाए तो ये क्या करेगा, एज इन ये हेल्प करता है, एड्स मतलब हेल्प करता है एक तरीके से रीमिनरलाइज करने के लिए, रीमिनरलाइजेशन टूथ एनिमल के लिए। अगर जैसे कि आपका सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है,
तो क्या होगा, या चेंज हो जाता है किसी भी कंपोजिशन में, आपके सलाइवा के कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, तो क्या होता है, ये किसकी वजह से हो, कोई मेडिकेशन की वजह से हो गया, या कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी आ गई है जो आपके सलाइवा में चेंजेस आ रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पा रहा है एसिड। तो जब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारा डेंटल कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। टूथ एनाटमी, ठीक है, इसकी एनाटमी के बेसिस पे होता है। जो टीथ ज़्यादा डीप ग्रूव्स में होते हैं ना, या फिशर्स होते हैं, या इरेगुलर सरफेस होता है उसका, तो क्या करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब फंस जाते हैं। फंसने के बाद वो प्लेक फॉर्म हो जाएगा आसानी से, कि उसको बाहर ब्रशिंग से या फ्लॉसिंग से नहीं निकल पाएगा। तो वहाँ पे हमारे एक तरीके से टूथ, अगर उसकी एनाटमी सही नहीं ना, स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो चांसेस है वहाँ पे डेंटल कैरीज हो सकता है। फिर है हमारा फ्लूराइड एक्सपोजर। अगर आप एक पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट से ज़्यादा फ्लूराइड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर में या टूथपेस्ट में, किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट के डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम पे फ्लूराइड का ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है टीथ को, तो चांसेस हैं कि वो आपके टीथ को डेंटल कैरीज कर दे, या आपका धीरे धीरे टूथ डिके होना शुरू हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन फॉलो करनी चाहिए। ब्रशिंग 2 times a डे, फ्लॉसिंग, क्लीनिंग योर माउथ, बैलेंस डाइट लेनी है, एडुकेट सलाइवा फ्लो होना चाहिए। टूथ की थोड़ी सी एनाटमी आप पे नहीं डिपेंड करती है, तो आप इसको जाके थोड़ा सा या तो रीस्ट्रक्चराइज करा सकते हो, या डेंटिस्ट के पास जाकर आप ब्रेसेस, मतलब जो आजकल न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो करा सकते हो, क्लीनिंग करा लो। सफिशिएंट फ्लूराइड एक्सपोजर रहो, कि ज़्यादा फ्लूराइड के कांटेक्ट में ना आ पाए आपका मतलब टूथ, तो क्या चांसेस है हम इससे ना डेंटल कैरीज से बच सकते हैं। ये हम ना एक तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं कि हमारे डेंटल कैरीज ना हो। अब हमने पढ़ा फ्लूराइड है। फ्लूराइड क्या है, अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं तो चांसेस हैं कि हमारा टूथ डिके हो जाए। अब हमारे फ्लूराइड का क्या रोल है किसके ट्रीटमेंट में, डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट में क्या रोल है। हमारा फ्लूराइड एक तरीके से नेचुरल मिनरल है जो बहुत ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए डेंटल कैरीज। देखो, लिमिट में हर चीज़ अच्छी है, अगर ये लिमिट में है तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा, बेनिफिशियरी इफेक्ट देगा, ठीक है, प्रिवेंट भी करेगा, ट्रीट भी करेगा आपकी डेंटल कैरीज को। और वहीं लिमिट से बाहर चला गया तो आपका दांत खराब कर देगा। ये टूथ एनेमल को स्ट्रेंथन करता है और एसिड अटैक से बचाता है, जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं, या रेजिस्टेंट हो जाता है एसिड अटैक जो बैक्टीरिया है। प्रेवलेंस जो है डेंटल कैरीज का वो रिड्यूस कर देता है, कि ना हो आपके डेंटल कैरीज, उसमें भी हेल्प करता है। हमारे जो फ्लोराइड है उसका डेंटल कैरीज में क्या रोल है, एक रीमिनरलाइजेशन है, इनिबिशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, इनिबिशन ऑफ प्लेक फॉर्मेशन, इस सब में ये अपना एक रोल प्ले करता है। जैसे कि रीमिनरलाइजेशन में क्या करेगा, ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का अपटेक जो है बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, हेल्प करेगा अर्ली टूथ डिके में रिपेयर करने में। जो स्मॉल कैविटी है ना वो रिवर्सली एक तरीके से ठीक हो जाती है, मतलब उसका थोड़ा सा रिपेयरिंग कर देगा थोड़ा बहुत, जहाँ हमारा रीमिनरलाइजेशन होता है कि हम उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स को लेकर ना थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। इनिबिशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, इनिबिट कर देगा, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा हमारे टूथ के सरफेस पर, जिससे कि जो डीमिनरलाइजेशन हो रहा था या जो प्रोसेस हो रहा था जिसमें मिनरल लॉस ज़्यादा जल्दी हो रहा था, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा कि ज़्यादा ना हो, और जो डिके रिस्क है उसको रिड्यूस कर देगा। वहीं हमारा जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, जो हमारा बैक्टीरिया भाई सब थे जो माउथ में चढ़ के बैठ जाते हैं अपने आप मेटाबोलाइज होने के लिए, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, खा जाता है, उसको रोक देता है। तो इस तरीके से एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है हमारा फ्लूराइड। इनिबिशन ऑफ प्लेक फॉर्मेशन, प्लेक फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे टीथ के बीच में कभी भी ऐसा हो गया कि प्लेक फॉर्म हो गया या प्लेक फॉर्मेशन हो गई, उसको कम कर देगा, हेल्प करेगा कि हम उसको रिमूव कर पाएँ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के टाइम पे। तो एक तरीके से फ्लोराइड जो है वो मल्टीफेसेट अप्रोच रखता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेंटल केयर में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। डीसेंसिटाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हमारी टूथ सेंसिटिविटी होती है। आपने देखा होगा किसी किसी को सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत लोगों ने सुना होगा सेंसोडाइन यूज़ करते हैं ठीक है, सेंसोडाइन नहीं यूज़ करना है हमें, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट जो किसी भी पेस्ट में हो उसको यूज़ कर सकते हो आप नॉर्मली। तो क्या करता है ये ना, हमारी सेंसिटिविटी को घटाता है या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कुछ ऐसी सेंसिटिविटी जब डेंटिन में होती है, प्रॉब्लम जो होगी डेंटिन से होगी, ये हमारा पार्ट था, वहाँ पे क्या होगा, हमारा पोरस टिश्यू जो एनामल के नीचे है वो हमारा एक्सपोज हो जाता है,
ठीक है, एनामल वेयर से एक्सपोज हो जाएगा या गम रिसेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको एक्सपोज कर देते हैं। और हमारी जो स्टिमुलाई है वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, हमारी नर्व्स एंडिंग, टूथ में जो नर्व्स है ना वहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे फिजिकल ऑक्लूजन हो गया किसी भी हमारी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का इसमें जो हमारा इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक स्ट्रोंशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट है, वो पेनिट्रेट करता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में और वहाँ पे एक बैरियर बना देता है या फिर ब्लॉक कर देता है हमारी स्टिमुलाई को जो नर्व्स एंडिंग तक पहुँच रही थी। मतलब ऐसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। केमिकल इंट्रैक्शन क्या होगा, जो हमारे एजेंट्स हैं ना पोटेशियम नाइट्रेट, वो केमिकली इंट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं अपने आप ही कि हम ही डेंटिन से बात कर लेते हैं, तो अपना इंट्रैक्शन कर लेते हैं। जो पोटेशियम आयन है वो एक तरीके से नर्व एंडिंग को नम कर देता है और जो भी कोई पेन ट्रिगर होता है उसके रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं देने देगा कि भाई तू कुछ मत बोल, हम हैं यहाँ। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंडरी डेंटिन में फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक तो था ही, उसके साथ कहेंगे हम भाई एक और बना देते हैं, तू चिंता मत कर। तो इससे क्या है कि एक तरीके से हमारी लेयर के आसपास ना एक प्रोटेक्शन बन जाती है, वो प्रोटेक्शन लेयर जनरेट कर देते हैं। कॉमन इंग्रेडिएंट जो आते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में हमारा पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारी नर्व्स को ना काम कर देता है और ब्रेन सिग्नल ट्रांसमिशन को कम कर देता है ठीक है, फिर है हमारा स्ट्रोंशियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम एसीटेट, ये क्या करेगा, बैरियर बना देगा, जो हमारा डेंटिन था जो एक्सपोज हो चुका था उसके आसपास बैरियर बना देगा, जिससे कि जो पेन सिग्नल्स है उसको ब्लॉक कर दे। फ्लोराइड हमारा स्ट्रेंथन करता है एनिमल को, थोड़ा उसमें उसको स्ट्रेंथ देगा एनिमल को कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूँ सही से, और फिर हेल्प करेगा उसको रीमिनरलाइजेशन में, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाती है और हमारा रेजिस्टेंस जो है, टूथ जो है वो रेजिस्ट हो जाता है एसिड और डीके के लिए, उसको बढ़ा देता है एक तरीके से। फिर आता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट टेक्नोलॉजीज, जैसे नैनो हाइड्रोक्सी पेटाइट है ना, ये एक तरीके से क्या करेगा, रीमिनरलाइज कर देगा हमारे टूथ सरफेस को। कैसे, फिल करके माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स को, जो भी माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स है उनको फिलिंग कर देगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा उसके कैल्शियम फॉस्फेट टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट में आ गए हमारे टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, जेल्स, वार्निशेस। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड मेथड डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी देखो, प्रोडक्ट की जो चॉइस होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका जो टूथ है या कोई भी डेंटल एडवाइस के बेसिस पे होगा, सेंसिटिविटी सीवियरिटी कितना है, कितना सेंसिटिव है, प्रोफेशनल डेंटल जो है डेंटिस्ट ने जो एडवाइस किया है उसके बेसिस पे। और रेगुलर यूज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बेनिफिट को बढ़ाना है तो आप उसको रेगुलरली यूज़ करो और इससे क्या होगा, अगर आप इसका इफेक्ट ना जो है वो डिमिनिश हो जाएगा अगर आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हो। अगर आप एक समय के बाद यूज़ करना बंद कर दोगे ना तो ये चांसेस है डेंटल कैरीज हो जाए या जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाए अब देखो, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है, जो हम टूथपेस्ट में यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टूथपेस्ट में हमने डिसेंसिटाइजिंग एजेंट डाला, वो हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना और फिर क्या करेगा, हमारी जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं उसको सील कर देगा, जिससे हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए ये हमारा एब्रेसिव एजेंट है जो क्या करेगा, हमारे प्लेक्स और स्टेन्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है वही CaCO3 ये हमारा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए इनसॉल्युबल है वाटर में। इसका प्रिपरेशन नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे लाइमस्टोन है सॉरी पूरा थोड़ा सा गले में ऐसा हो जाता है। ठीक है, मार्बल्स, चौक, उसके थ्रू हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है चौक खाने का, तो एक देखो भाई, चौक खाने वालों के लिए एडवांटेज है कि तुम लोग के पास पहले से ही कैल्शियम कार्बोनेट जा रहा है, एक डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो है वो डायरेक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, और क्या करेगा, आपको इसको ना कैल्शियम आयंस से प्रेसिपिटेटिंग, मतलब सिंथेसाइज भी कर सकते हो, कार्बोनेट आयंस के थ्रू आप सिंथेसाइज कर सकते हो। जो हमारा यूज़ है डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है वो हमने देखा डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील कर देते हैं। एब्रेसिव एजेंट्स जो है वो क्या करेंगे, प्लेक्स और स्टेन को हटा देंगे। स्टोरेज वही है, कूल एंड ड्राई प्लेस में आप स्टोर करोगे, मॉइस्चर से अवॉइड करोगे, सनलाइट और हीट से और इसको आपको प्रिवेंट करना है कंटैमिनेशन से, आप इसको टाइटली क्लोज करके रखोगे। और ये हमारा सोडियम फ्लोराइड है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ओफो
है जो हम टूथपेस्ट और माउथ वॉश में यूज़ करते हैं ना, वो हमारा सोडियम फ्लोराइड है। वो क्या करता है, हमारे एनिमल को स्ट्रेंथ करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी एसिड अटैक्स के थ्रू, सेंसिटिविटी को भी कम करता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करके। प्रॉपर्टीज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये हमारा, सॉल्युबल है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड हमारा सॉल्युबल है वाटर में। इसके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, डीसेंसिटाइजिंग प्रॉपर्टी और एंटी कैविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास। प्रिपरेशन वही है, न्यूट्रलाइजिंग कर देंगे। हमारा जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद किसके साथ, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा। इसका प्रिपरेशन क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू होगा। और फिर जो हमारा यूज़ है टूथपेस्ट माउथ वॉशेस के बेसिस पे कर सकते हो, डीसेंसिटाइजिंग करेगा। स्टोर वही, कूल ड्राई प्लेस, मॉइस्चर और हीट से बचा के रखना है इसको, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, कंटामिनेशन से बचा के रखना है इसको, क्लोज रखना है। ठीक है। फिर है हमारा जिंक एजुनल सीमेंट। ये एक तरीके से हमारा सीमेंट जो है, ये वो वाला सीमेंट नहीं है कभी तुम सोचो घर बना दो इससे सीमेंट से, इसको खरीद के ले आओ, नहीं। जिंक एजुनल सीमेंट वो सीमेंट है जैसे हमारा डेंटल मटेरियल है। डेंटल मटेरियल जिसके से बना है, जिंक ऑक्साइड और यूजिनल से। इसमें क्या होता है, ये हमारा ना एंटीबैक्टीरियल, एनाल्जेसिक और सेडेटिव प्रॉपर्टीज रखता है। अगर आप डेंटिस्ट्री में देखोगे और डेंटिस्ट्री में यूज करोगे, एक हमारा टेम्परेरी रिस्टोरेटिव मटेरियल है। ये डायरेक्ट हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट नहीं है, हम कह नहीं सकते, ऑल्दो हालांकि नहीं कह सकते, बट क्या करेगा एक तरीके से, एक थोड़ा सा इसमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है डेंटल प्रोसीजर के टाइम पे, तो उसमें हेल्प कर सकता है, वो उसको थोड़ा सा वहाँ पे आपको कंफर्टनेस दे सकता है। प्रॉपर्टी क्या है, मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनल। ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी जो होती है, क्लोव लाइक ऑर्डर होता है। जो क्लोव होती है ना हमारे घर में, क्या कहते हैं क्लोव को, लौंग, लौंग जैसा ऑर्डर होगा, हार्ड रिजिड मास होगा जब मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी, सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा सेडेशन हो सकता है उसके टाइम पे जब डेंटली इसको अप्लाई किया जाए। इसकी जो मिक्सिंग होती है, इन दोनों पाउडर को साथ में मिक्स करना पड़ता है कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। जिंक ऑक्साइड पाउडर है, हमारा यूजिनल लिक्विड है। जिंक ऑक्साइड और यूजिनल लिक्विड को हम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, जिससे उसकी एक तरीके से मिक्स करने के बाद एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। फिर उसको हम डायरेक्टली टूथ के स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देंगे। टेम्परेरी रिस्टोरेशन जो होता है, हम जो फिलिंग कराते हैं वो इसकी होती है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूजिनल की, ये हमारा बेस की तरह सर्व करता है डेंटल रेस्टोरेशन। सीमेंटेशन, सूदिंग इफेक्ट की क्राउन और ब्रिज की तरह टेम्परेरी सीमेंट है हमारा, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज, आपको इसको थोड़ा सा स्टोर जो करना है, सेपरेटली स्टोर करना है कंटेनर्स में, दोनों लिक्विड एक साथ नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है। फिर यूसेज, क्योंकि अगर आप एक साथ स्टोर करोगे तो एक तरीके से ये सीमेंटेड फॉर्म बन जाएगा, तो हम इसको दोनों का अलग करेंगे, प्रिपरेशन को, पाउडर को और लिक्विड को। ठीक है। जब ओरिजिनल फॉर्म में होगा, जब आपको यूज़ करना है तभी प्रिपेयर करेंगे। यूसेज जो है, हमारा कंटेनर है वो टाइटली क्लोज होगा जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो और हमारे यूजिनॉल का इवोपरेशन ना हो। ठीक है। आप उसको सीमेंट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, मिक्सिंग के बाद होने के बाद हार्ड फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा डेंटल प्रैक्टिस में यूज़ करता है पेन रिलीविंग या सूदिंग प्रॉपर्टीज़ में। टेम्परेरी रिलीफ है कि रिस्टोरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। ठीक है। हमारी जो कैविटीज़ होती हैं उसको फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द डे।